मैं तो बड़ा सज संवर के तैयार होकर आपको का स्वागत करने के लिए काशी टेलीविज़न पर कब से बैठा हूँ और बैठा बैठा सोच रहा था कि आज आपको प्रोग्राम में क्या सुनाऊँ। तो कुछ ऐसी बातें प्रोग्राम में होंगी जो कि आज से बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर किसी वजह से हो नहीं पाई, क्योंकि दुनिया के दौड़ते भागते ये जो स्वर आजकल लग रहे हैं, इसके बीच में कुछ कहने के लिए वक्त ही किसी के पास नहीं है, और अगर कोई कहे भी तो सुनने के लिए वक्त किसी के पास नहीं है। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमविच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। काशी टेलीविज़न को सारी दुनिया में देखा जाता है, यूट्यूब पर भी देखा जाता है, फेसबुक पर भी देखा जाता है और www.kashitv.co.uk पर सारी दुनिया में एकदम सही सलामत देखा जाता है। आपके जो रिश्तेदार रहते हैं भारत में, पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ पर भी कहीं अच्छी टेलीकास्टिंग, अच्छे प्रोग्राम्स को देखने वाले लोग रहते हैं, तो आप उनको टेलीफ़ोन करके ज़रूर कहिए कि काशी टेलीविज़न को दिन में 24 घंटे ज़रूर देखें या ना देखें, मगर तहज़ीब प्रोग्राम को हर फ्राइडे को दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच में ज़रूर देखा करें। आइए आज बहुत थैंक यू करते हैं विजय मोमी जी का, जो कि कैमरे के पीछे हैं, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, जो कि दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफ़र हैं और बहुत अच्छे वीडियोग्राफ़र भी हैं। और इनकी फ़ोटोज़ देखने के लिए और इनकी बनाई हुई छोटी मोटी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ होती है और मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, हर तरह से मैं आपकी मदद ही करूँगा। कहते हैं कि जो पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग होते हैं वो आपके हर काम में आपकी मदद करते हैं। तो आप तो जानती हैं मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके व्यापार को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवा के। उसके बारे में तो बाद में बात होगी, लेकिन आप फेसबुक पर मेरे साथ दोस्ती करने के लिए इनविटेशन भेजने की तैयारी करें। आजकल तो फ़ोन हर किसी के पास है, एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स भी हैं और दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है। तो फिर विकी गिल वहाँ पे मेरा नाम है, VICKYGILL। आपको पता लगेगा कि काशी टेलीविज़न पर मैं और किस तरह के प्रोग्राम करने वाला हूँ। कितने सारे हमारे मॉडल्स हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो कि एक्टिंग के लिए और ख़ास करके एडवर्टाइजमेंट से काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं। आपके भी अगर कुछ इस तरह के इंटरेस्ट हैं तो ज़रूर वहाँ पर लिख सकते हैं और काशी टेलीविज़न पर आपको मौका भी मिल सकता है। आप अगर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप सब हमको उठाइए, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं उठाएंगे तब तक तो हम वहाँ बैठे रहेंगे और कठपुतलियों का जिस तरह से डांस होता है, आज ये स्टेज कल वो स्टेज, ऐसे ही चलता रहेगा काम। और जनरली लोग कहते हैं कि हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारे यंगस्टर्स, लेकिन अगर हमारे यंगस्टर्स के पास आप फ्यूचर में कुछ देखने के लिए कुछ नहीं होगा तो उनका दिल तो उदास हो ही जाएगा ना। आप जानते हैं हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि बहुत खूबसूरत लोग थे, वो मुंबई चले गए, उनको क्या बना, कुछ नहीं बना, धक्के धुक्के खा के थोड़े दिनों बाद वापस आ गए। लेकिन अगर हमारी ही आर्ट की इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश हो तो फिर किसी को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से देखिए मलिका तरन्नुम, मैडम नूरजहाँ, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, और लोग सुबह उठकर बहुत सी तस्वीरों को देखते हैं, मैं मैडम नूरजहाँ के दर्शन करता हूँ और उन्हीं को देखकर और उनको सुनकर मुझे सुख मिलता है। आप इसके बारे में जो मर्जी कहिए, लेकिन ये अपना अपना मानना है। आपके ये कहने से नहीं तू नूरजहाँ ना मन्या कर, तो मैंने बदल तो नहीं जाना, मैं चोरी से फ़ोटो रख लूँगा और उसको देख लिया करूँगा, नहीं तो मेरे दिल में तो हमेशा वो रहती ही हैं। मलिका तरन्नुम, मैडम नूरजहाँ जब पाकिस्तान चली गई थी तो सब कुछ वहाँ पर उजड़ा हुआ था। आपको मालूम है एक नया मुल्क बना था, तो वहाँ जाकर उन्होंने अपना जो वहाँ पुराना शोरी स्टूडियो था उसको दोबारा से बनाया। वहाँ पर वो कामयाब हुई, पहली प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बनी, 94 फिल्म बनाई और बहुत सी फिल्मों में सारी उम्र ही वो वहाँ पर गाती रही। और वो बहुत सियानी थी, बहुत अक्ल वाली औरत थी। उनको पता था अब ज़माना बदल गया है, गवर्नमेंट बदल गई है, दुनिया बदल गई है, अब यहाँ पे मैं चाहे जितनी मर्जी टैलेंटेड हूँ लेकिन ये मुझे नहीं पूछेंगे। और उसने जाके अपनी अलग दुनिया बसा ली। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी दुनिया बसा लें यहाँ पर। यहीं पर फिल्में बने, यहीं पर एडवर्टाइजमेंट्स बने, यहीं पर स्पॉन्सरशिप्स आए, यहीं पर मार्केट बड़े बड़े लोग आए, यहाँ बैठे हमें देखें और हमें मेकअप शेकअप करके वधिया वधिया कपड़े पहन के हेलो हेलो करते एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हों।
परफ्यूम लगाए हुए हों और मैं कहता हूँ बिजलियाँ गिराएं, ऐसा हो सकता है अगर आप चाहें। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, बहुत सिंपल सा रास्ता है, आपको तो मालूम ही है हर रास्ता। अब हम इन रास्तों से ज़रा पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे जब हम आते हैं तो फिर आपको ये बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में कोई भी फ़ोन कॉल नहीं ली जाएगी, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस हफ्ते भी आपको बहुत मिस करूँ, फिर उससे अगले हफ्ते हो सकता है मेरे सब्र का बांध टूट जाए और मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊं और आपसे बातें करना शुरू कर दूं। तो फिर आपका भी बातें करने में दिल लगेगा, मेरा भी बातें करने में दिल लगेगा। इसलिए आज हम थोड़ी दूरी बनाए के रखेंगे, और जैसे हम दूरी बनाकर बैठे हैं उसी तरह से इस दूरी में हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप तो आराम से चाय का कप भी भूल जाइए, अब टेलीविज़न के सामने स्थापित हो जाइए, जैसे एक बुत स्थापित हुआ होता है एक जगह पर, और बरसा बरस वहीं पर वो बैठा रहते हैं। या फिर जैसे भारत में एक पेड़ पर या एक बिल्डिंग पर रेड कलर का लेटर बॉक्स लटक जाता है, तो आने वाली 7 पुश्तें भी उसी में ही चिट्ठी डालती हैं, वो इधर से उधर टस से मस नहीं होता। वैसे भी आप बैठे, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन वो कहानी आज मेरी नहीं है। आज के जो प्रोग्राम है उसमें एक महान टीचर, अध्यापिका श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर, जो कि मेरी हिंदी की टीचर रही हैं, और एक बहुत मेहनती, बहुत खूबसूरत, खुश लिबास और एक स्टूडेंट को समझने वाली टीचर, जो कि आज भी हाथ में कलम लेकर जिंदा हैं। तब भी वो कलम लेकर जिंदा थीं, तब भी लिखती थीं, पढ़ाती भी थीं, लेकिन अब रिटायर हो जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी जो दिल को छू छू कर जाती हैं। आज उन्हीं दिल को छू छू कर जाने वाली कहानियों में से एक कहानी है अकेलेपन का दंश। ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो कि हमेशा इंग्लैंड के अकेलेपन के बारे में बातें करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है कि हमारी कोई समस्या ही नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो इस मुल्क में तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जिसे कहते हैं ना कि हम में से बहुत से लोग खाते पीते रोटियों को लाते मारते हैं, हमारा वो हिसाब। श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर, लेखिका, अध्यापिका, रिटायर्ड, जिनकी कहानी आज आप सुनेंगे, पहले उनकी हिस्ट्री सुनिए। उनकी हिस्ट्री ये है कि ये उस ज़माने की टीचर रहीं जिस ज़माने में पढ़ाई का मतलब मार पिटाई था। उस ज़माने में जबकि पेरेंट्स भी और टीचर भी मार पिटाई करने में अपना फ़ख्र समझते थे। माँ बाप भी ये सोचते थे कि फ़लाँ टीचर बच्चे को खूब अच्छी तरह से पीटता है तो सब्जेक्ट उसको आ जाएगा, और टीचर भी ये सोचते थे कि बच्चों को पीटने से उनका दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। जो टीचर हमारे पीटा करते थे उनके किसी भी सब्जेक्ट में हम पास नहीं हुए, और मैं तो बिल्कुल ही ज़ीरो स्टूडेंट था। हमसे बहुत बड़े बड़े थे जिनको आज बात करने की तमीज़ ही नहीं है। हिंदी की मैडम हमारी थी श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर। इनके स्टूडेंट में जो स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होते थे, और मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ी है और उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। जबकि ये कहा जाता था कि तुम मैथमेटिक्स लो, मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 तुम ले सकते हो, हिंदी में नहीं ले सकते। लेकिन मैं हिंदी में बहुत अच्छे नंबरों में पास हुआ करता था, और आज भी श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर के सिखाने की वजह से सारी दुनिया में मैंने अपनी ज़बान से और जैसा मैं बोलता हूँ उससे ही आपके दिलों में घर बनाया है। और मैं भारत से बाहर रहते हुए भी अपना परिचय अपनी भाषा से देता हूँ, आपको ये अच्छी तरह से पता है। श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर क्लास में आया करती थीं। इनके आने से पहले इनके परफ्यूम की खुशबू आ जाया करती थी। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स के सामने बहुत अच्छी साड़ी, बहुत अच्छे ब्लाउज़ के साथ और बहुत ही सेलेक्टिव ज्वेलरी के साथ पहनकर बैठती थीं। इनके बाल हमेशा, यहाँ का बाल यहाँ रहता था, और हमेशा इनके चेहरे पर बहुत अच्छा हल्का सा मेकअप होता था। मुझसे ये बहुत प्यार करती थीं, और इन्होंने जिस दिन मुझे पहले दिन देखा था, शायद उसी दिन
मेरी सलाहियतों को पहचान लिया था। बच्चों में टीचर्स इन्वेस्ट करते हैं। श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर ने मुझ में इन्वेस्ट किया। अभी कुछ ही दिन पहले टेलीफोन पर जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि जब तक ज़िंदा हूँ हाथ में कलम रहेगी। तो मैंने कहा कि मैडम आप हमेशा ज़िंदा रहेंगी, जब तक मैं बोलता हूँ आप मुझ में से बोलती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं, मेरी तरह बोलना चाहते हैं। बहुतों को आ गया है, बहुतों को आया ही नहीं। तो वो जब तक बोलते रहेंगे आप हमेशा ज़िंदा रहेंगी। आप जैसे लोग अमर हो जाते हैं, आप जैसे लोग कभी मरते ही नहीं हैं। और इससे पहले कि मैं आगे कोई बात करता, कोई किसी का वेट हो रही थी तो वो लोग आ गए। अकेलेपन का दंश एक कहानी है जो कि श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर ने लिखी है। वो क्या कहानी है और कैसे इंग्लैंड के लोगों के ऊपर वो फिट होती है, आज आपकी सेवा में वो बताई जाएगी। और मैं दिल के साथ श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक मुझे पढ़ाया है। और आज भी मैं इनको याद करता हूँ और फिर उसके बाद मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। इससे आगे रत्नाकर मैडम खुद ही अपने दिमाग में याद कर लेंगी। इन्होंने मुझे पढ़ाया था और तब भी मुझे इतना ही आता था और अभी भी इतना ही आता है। आज हम श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर का थैंक यू करते हुए उन्हीं की लिखी हुई कहानी अकेलेपन का दंश पढ़ते हैं। लेकिन पहले मैं ये उतार दूं ताकि फिर आपने अगर टेलीफोन किया तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता क्योंकि 1 घंटा आज मेरे लिए बहुत कम है। मैं आपको इतना कुछ सुनाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। हाय, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपको कच्चा खा लूँ, लेकिन मैं किस किस को खाऊँ। यहाँ कौन सा एक बंदा देख रहा है ना। जब कभी मेले लगा करेंगे, जब कभी दोबारा से हमारे रोड शोज़ हुआ करेंगे, तब एक बार फिर से हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हुआ करेंगे, मिला करेंगे। वुलवरहैम्पटन में भी मेले होंगे, वहाँ भी जाया करेंगे। और जितना मर्ज़ी आप मेले बर्मिंघम में लगा लो, वो मज़ा नहीं आता जो कि वुलवरहैम्पटन जाके आता है। पता नहीं वहाँ जाके क्यों इतना मज़ा आता है, लेकिन वो जगह बहुत प्यारी है। वहाँ का वेस्ट पार्क, वहाँ का एक्वेरियम, वहाँ के तालाब, वहाँ का जो भी है। इनफैक्ट वहाँ के लोग हट्टे कट्टे बहुत होते हैं। उनको देखकर पता लगता है कि थोड़ी साफ़ हवा में सांस लेते हैं। बर्मिंघम में पॉल्यूशन इतना है, आपको अच्छी तरह से पता है कि दूर से ऐसे लगता है आदमी धुएं के बीच में से उठ के आए या फिर इसको धूनी दी गई हुई हो, जबकि वुलवरहैम्पटन ब्लैक कंट्री में आता है। आइए ज़्यादा बातों को छोड़ते हुए हम अकेलेपन का दंश इस कहानी को सुनते हैं। मछलियाँ जब लाई गई थीं तब वो गिनती में कुल 12 थी। एक्वेरियम के साफ पानी में तैरती वो रंग बिरंगी मछलियाँ एक दूसरे से टकराती, ऊपर नीचे दाएं बाएं होती, अटखेलियाँ करती, घर में सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थीं। एक्वेरियम के बैकग्राउंड में लगी लैंडस्केप में पहाड़, झरना, पेड़ सब थे जो देखने में एक सुंदर दृश्य उपस्थित करते थे। लेकिन उन मछलियों के तैरने, विचरण करने की एक सीमा थी। नदी, तालाब या समुद्र का अथाह जल नहीं था। जो भी था, 3 बाय 2 फीट का एक्वेरियम ही उनका संसार था। लिमिटेड पानी ही उनका जीवन था। स्वाभाविक रूप में जीव जंतु उनका भोजन नहीं थे। हमारी कृपा से ही उनका पेट भरता था। शायद हमारी कृपा अधिक ही हो जाती थी। सुबह शाम तो उनकी डाइट डाली ही जाती थी। बच्चे आते जाते उन्हें देखते और साथ में 2-4 दाने एक्वेरियम में डाल ही देते। मछलियों में हलचल शुरू हो जाती। किसी के हिस्से में 2 दाने आ जाते तो शेष रह जाती कई। कोई मुटा रही थी तो कोई पहले से दुबली हो गई थी। रंग बिरंगी 10 मछलियाँ बेहद सुंदर थीं।
लेकिन दो एकदम काली जो दूर से ही पहचानी जाती थी। दूसरी मछलियों से अलग जीवट दूसरी मछलियों को धकेलती एक से दूसरे कोने में पहुंच जाती थी। वो रहती थी उन दोनों से अलग थी। शायद वो उनसे अलग प्रजाति की होंगी, पर मैंने देखा थोड़े दिन में वो दूसरी मछलियों से हिलमिल सी गई थी। एक कोने में ना जाकर उनके बीच जाकर खेलने लगती। मछलियों के क्रियाकलापों से लगता था बंधन में रहकर भी वो खुश थे। उन्होंने परिजातियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। ना भी खुश रहती तो भी उन्हें रहना वहीं था, बाहर निकल नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ जीवन का अंत था। पर मानव मन की इच्छाएं तो असीमित है ना। बंधन उन्हें स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। पक्षियों की तरह उड़ने, माफ़ी चाहता हूँ, पर उनके लिए उन्हें खुला आसमान चाहिए और तैरने के लिए विस्तृत सागर। वो उन्नति के शिखरों पर चढ़ना चाहती हैं। हर काम में प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की चाहना, सुख सुविधाओं की लालसा के आगे अपनों से दूसरी उनकी राह में बाधक नहीं बनती। मोह भी समाप्त हो जाता है। भौतिक सुखों का आकर्षण होता ही ऐसा है, तब वो निर्मोही बन जाता है। कोई भी बंधन उन्हें बांध नहीं पाता और वो पंख फैलाकर उड़ जाता है। समीर ने लंदन जाने का फैसला उन्हें सुना दिया था। उससे पहले उससे सारी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली थी। वो उसे क्या कहती, उसके साथ तो जा नहीं सकती थी। ये समीर जानता था, इसलिए उसने पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मन को ये बात चुभती रही कि वो उसे पहले ही बता देता, तब भी वो उसे रोकती नहीं। वो ये बात भी जानता है, मैंने अनुशासन में रहकर उसे संस्कारों के लिए स्वतंत्रता भी दी हुई थी, इसलिए उसकी इच्छा में बाधक बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। 1 महीने के भीतर वो सब चले गए। घर सूना हो गया। तब बरसों पहले छोड़कर गए मिहिर की बहुत याद आई थी। मैंने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया। मछलियों के साथ समय बिताने लगी थी। मुझे देखते ही उनमें हलचल मच जाती। जैसे ही दाना डालती, वो सब उछल उछल कर ऊपर की ओर आ जाती थी। वो मेरे सुनेपन की साथी हो रही थी। एक्वेरियम के सामने बैठकर मैं घंटों उन्हें निहारा करती थी। हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। मौसम खुशगवार हो गया था। गुनगुनी धूप अच्छी लगती थी। लॉन में बैठने को मन करता था। धूप में बैठे बैठे भी अंदर रखे एक्वेरियम में मछलियों को निहारती रहती। ये मेरी दिनचर्या बन गई थी। फिर देखते ही देखते सर्दी बढ़ गई। वर्षा के साथ ठंडी हवाएं चलने लगीं। तापमान गिरता गया। एक्वेरियम के सामान्य तापमान में रहने वाली मछलियों के लिए ये तापमान कम था। कमज़ोर मछलियां सह नहीं पाईं और देखते ही देखते 5 मछलियां मर गईं। उनका साथ छूट गया। मुझे अच्छा नहीं लगा। शेष बची मछलियां भी 2 दिन तक सुस्त रहीं। उनके डाइट के दाने पानी के ऊपर तैरते रहे। यही नहीं, अगले कुछ दिनों में 7 मछलियों में से 5 और चली गईं। शेष बच गई 2 काली मछलियां बच गईं जो सबसे अलग दिखती थीं। तब पूरा एक्वेरियम उनका घर। वो दोनों पानी में रखे पत्थरों के पीछे छिप कर बैठ जाती। दाना डालती तो उछल कर ऊपर आ जाती। भूख तो सबको लगती है। ईश्वर के विधान ही ऐसा बनाया है। परिवार के साथ
हो या अकेले पेट भरने के लिए यत्न तो करना ही पड़ता है। मछलियों को भी पानी में से भोजन तलाशना पड़ता है। कई बार सोचा कुछ मछलियां और लाकर पानी में छोड़ दूं, लेकिन ऐसा किया नहीं। जिनके लिए किया था वो तो चले गए। मेरे लिए तो ये दो ही बहुत हैं। जब ढेर सारी मछलियां थीं तो ये दोनों अपने में ही मस्त रहती थीं, पर अब जब मैं इनके पास से गुजरती हूँ तो वो सतर्क हो जाती हैं, उछलकर ऊपर आ जाती हैं और फिर तैरती हुई दूसरे किनारे जाती हैं। मैं उन्हें कहती हूँ, तुम भाग्यशाली हो, दो तो हो, एक दूसरे का सहारा है, एक साथ रहती हो, खेलती हो, बतियाती हो। दिन रात कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता होगा। तुम दोनों को मिहिर साथ होते तो उसे भी बच्चों के कहा चले जाना शायद अखरता नहीं। दोनों मछलियां उछल कर फिर ऊपर आ जाती हैं। मैं समझ जाती हूँ, कहती हूँ, अच्छा तुम हो मेरे साथ। हाँ तुम हो, मैं अकेली कहाँ हूँ। नाराज़ क्यों होती हो? चलो दाना खा लो और फिर खेलो। मैं तुम्हारा खेल देखूंगी। उधर कई दिन से वो उनसे बतियाने लगती है। अपनी ही आवाज़ सुनकर वह खुश हो जाती है। कोई आवाज़ तो गूंजी घर में, नहीं तो सारा दिन सूनापन पसरा रहता है। दरवाजे खोलकर भी स्काई चैनल 772 पर, ये काशी टेलीविज़न है। माय नेम इज़ विकी गिल एंड आप श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर की लिखी हुई कहानी अकेलेपन का दंश सुन रहे हैं। और सचमुच श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर ने ये कहानी इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के लिए लिखी है। रहो तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। हर कोठी का गेट दूसरी कोठी से दूर है। सब अपने में सीमित, अपने अपने घर में सिमटे रहते हैं। पता ही नहीं चलता कल कब कोई बाहर गया, कब अंदर आया। सिवाय सड़क पर आते जाते वाहनों के कोई और आवाज़ नहीं आती। धुआं और धूल उड़ाती गाड़ियां दिन रात चलती हैं। उनकी आवाज़ों से डरकर आंगन में लगे पेड़ों पर कभी कभार कोई परिंदा आकर बैठता है, पर वाहनों की आवाज़ में उसकी आवाज़ विलीन हो जाती है। हाँ, कभी कभी आती जाती बाइकों की आवाज़ सुनाई दे जाती है, जो काम से निपट कर बाहर निकलती है तो एक दूसरे से मालिकों की या अपनी अपनी गाथा सुनाने खड़ी हो जाती हैं। वो अनुभव कर रही थी, अब उसका शरीर शिथिल होता जा रहा है। खान पान, दिनचर्या बराबर पहले जैसी, और ऐसा भी नहीं लगता कि वो बीमार है। हाँ, कभी कभी सांस उखड़ने लगती है। मौसम बदलने का प्रभाव अधिक पड़ता है। प्रदूषण से भी तो कोई बचाव नहीं। उसने विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात सोते हुए उसका दम घुटने लगा। सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। अवश्य ही उसे हार्ट अटैक आने वाला है, सोचकर ही वो सिहर उठी। लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। एम्बुलेंस बुलाकर वो स्वयं ही उसमें जा बैठी। अस्पताल घर के पास ही था, इसलिए वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगी। सभी टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। इलाज शुरू हो गया। 5 दिन तक अकेली अस्पताल में रही। उसने किसी को बताया ही नहीं। वैसे भी कौन खाली बैठा है, पर अकेले समय पर काटना उसके लिए भारी हो गया था। डॉक्टर या सिस्टर आती तो कमरे का सूनापन थोड़ी देर के लिए कम हो जाता। 2 दिन बाद
सुबह शाम कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगी, वार्ड में भी चली जाती, देखती सभी मरीजों के पास कोई ना कोई सगा संबंधी बैठा होता। अस्पताल में मिलने के समय में संबंधी या परिचित मिलने आ जाते। उस समय मरीजों के चेहरे पर कितना आत्मसंतोष छलकता है, कोई है जो अपना है। कितना कठिन होता है दुख की घड़ी में अकेलेपन के दंश को सहना, लेकिन सहना पड़ता है। घर में एक्वेरियम में मछलियां भी तो अकेलेपन को सह रही हैं। आधी बार वो दाना डालना नहीं भूली थी, पर अब तक तो वो सब खत्म कर चुकी होंगी। 5 दिन बाद वो घर लौट आई। कोई सहारा देकर अंदर ले जाने वाला तो था नहीं। थोड़े दिन के लिए एक नर्स का प्रबंध वो अस्पताल से ही करके आई थी। 1 सप्ताह नर्स आती रही, फिर मेड को सुबह से शाम तक रोकने लगी। अब एक्वेरियम उसने कमरे में रखवा लिया था। एक शाम उसने देखा एक मछली सुस्त हो रही है। उसने खाना भी नहीं खाया और पत्थर के बीच दुबकी रही। शरीर में कोई हरकत नहीं थी। फिर वो मर गई थी। उदासी और निराशा उसे सारा दिन घेरे रही। अब एक्वेरियम में एक ही मछली रह गई थी, अकेली, उसकी तरह। 2 दिन तक वो भी शिथिल रही। साथी के जाने का दुख था शायद। संवेदनाएं तो जीव जंतुओं में भी होती हैं, पर मनुष्य ही उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाता। धीरे धीरे सब स्वस्थ हो रही थी। मछलियों की आंखों में अकेलेपन का दर्द उसे देखते दिखाई देने लगा था। वो उसकी ओर देखती, मानो कह रही थी, याचना कर रही थी। तो वो समझ नहीं पा रही थी, पर एक दिन उसने मछली की आंखों की भाषा पढ़ ली थी। तब उसने एक निश्चय कर लिया था। वो एक्वेरियम के पास आकर बोली, अरे घबराती क्यों हो? अब तुम अकेली नहीं रहोगी, समझी? दूसरे दिन बाजार जाकर वो रंग बिरंगी मछलियां खरीद कर ले आई और एक्वेरियम में छोड़ दी। वो काली की प्रजाति की मछलियां लाना भूल गई। अब वो एक मछली से नहीं, सारी मछलियों से बतियाती है और कहती है, मैं भी अब अकेली नहीं रहूंगी। सुना तुमने? अस्पताल जाया करूंगी और उनके साथ रहूंगी जिनका कोई नहीं है, जो अकेले हैं। मछलियां पानी के ऊपर आकर अपनी खुशी प्रकट कर रही थीं। स्काई चैनल 772 पर अकेलेपन का दंश नाम की ये कहानी अभी आपने सुनी, जो कि मेरी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर द्वारा लिखी गई है। और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जो आज भी इनका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर है। और मैं जब भी बोलता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि स्टूडियो के कोने में आज भी क्रीम लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर पेन को अपने दांतों में दबाकर सुन रही हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वो एक किताब में पढ़ रही हैं। और जहाँ कहीं मैं अटकता हूँ यह गलती करता हूँ तो वो धीरे से सर हिलाती हैं और एक आईब्रो ऊपर उठाकर देखती हैं। और सिर्फ इनके आईब्रो को ऊपर उठाकर देखने से मैं समझ जाता हूँ और दोबारा वो गलती नहीं करता। आपकी टीचर्स के साथ क्या अनुभव रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। और किसी दिन जब एक दूसरे के साथ हम बातचीत करेंगे तो वो बातें भी आप ज़रूर बताइएगा। आप ज़्यादातर पंजाबी लोग हैं तो आप अपने पंजाबी टीचर्स के बारे में मुझे बताइएगा कि आपके बोलने में
उन्होंने कितनी सहायता की। और आज भी जब आप बोलते हैं, इंग्लैंड में आने के बाद तो जो हम सब की भाषा हो गई है, वो बोलते हुए क्या आपको अपने टीचर याद आते हैं जो कि हर बार सही तरीके से बोलने के लिए हमारे साथ ज़िद किया करते थे, और हमारे सही बोलने में इनका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन ये फिर भी हमें हमेशा सही तलफ़ुज़ से बोलने के लिए, सही उच्चारण से बोलने के लिए कहा करते थे। आज भी हम में से बहुत से लोग जब कोई गलती करते हैं तो अपने टीचर्स के बारे में सोचते हैं, मैं गलती नहीं करता, मैं गलती करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे गलतियां होती हैं और वो वक्त मेरे लिए बहुत दुखदाई होता है। और मैं अगर एक गलती करता हूँ तो मैं 2-3 दिन बहुत अपसेट रहता हूँ। आज मैंने ये कहानी पढ़ के आपको सुनाई है, इसमें भी 3 गलतियाँ की हैं, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब ये प्रोग्राम श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर देखेंगी भारत में, तो वो अपनी किताब लेकर बैठेंगी और जहाँ मैं गलती करूँगा तो वहाँ धीरे से अपना सर उठाएंगी। आज ऐसे ऐसे टीचर्स जो कि हमें इंसान बना सकें बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। जितनी डेडिकेशन इन लोगों के दिलों में थी आज भी होती होगी, लेकिन टीचर्स भी हमेशा स्टूडेंट्स ढूंढते हैं, मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि अपने साथ पढ़े हुए बहुत से लोगों के साथ जब मैं आज बात करता हूँ तो वो सब ज़ेर ज़बर का जो डिफरेंस है वो सब भूल चुके हैं। जैसे जा कहना है तो जैसे जा कहना है तो वो जा कहते हैं, और अब तो फिल्मों में भी गलत लैंग्वेज का चलन हो गया है। गाने मुझे आज भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब बहुत से लोग गानों में भी गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, और इस वजह से मुझे बहुत दुख होता है। 1980s के बाद मैंने फिल्में देखना बंद कर दिया, वो इस वजह से क्योंकि शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी जैसे लोग आ गए थे जो कि प्रोनाउंसिएशन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते थे, और इस वजह से मुझे बहुत दुख होता था, और मैं अपनी लैंग्वेज को बिगाड़ना नहीं चाहता था। रेडियो पर काम करने का भी जो मकसद था वो ये था कि बहुत से लोग जो कि सही लैंग्वेज को सुनना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, वो लोग सही लैंग्वेज को सुने, सही लैंग्वेज को बोलें और उन्हें सुनकर खुशी हो। अब धीरे धीरे रेडियो पर और टेलीविज़न पर भी सही ज़बान नहीं सुनी जाती, और इसकी वजह से दिल बहुत दुखी होता है। पंजाबी लोग अपने पंजाबी प्रोग्राम्स करते हैं और वो पंजाबी बहुत अच्छे बोलते हैं, और जो पंजाबी हैं वो उनको सुनकर बहुत खुश होते हैं, और मैं भी वो पंजाबी प्रोग्राम देखकर बहुत खुश होता हूँ क्योंकि वो पंजाबी प्रोग्राम है और उसमें पंजाबी बोली जा रही है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी तब हो जाती है जब ये पंजाबियों की लड़कियाँ और लड़के हिंदी में प्रोग्राम करना चाहते हैं और आकर वो हमारी भाषा हिंदी है इस तरह जब बोलते हैं, तो जो सही लैंग्वेज सीखने के लिए जिन्होंने बहुत मेहनतें की हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और सचमुच जो टेलीविज़न और रेडियो के मालिक हैं वो सोचते हैं कौन है, कौन हिंदी बोलने वाला है, कौन उर्दू बोलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया है और वो सब लोग अपनी ज़बान को सुनकर खुश होते हैं, अपनी भाषा को सुनकर खुश होते हैं। आज फ्राइडे है और हम लोग फ्राइडा कहते हैं। हमारे इंग्लिश के टीचर अगर हमें फ्राइडा कहते सुने तो वो खुदकुशी कर लें। किसी दिन मैं अपनी इंग्लिश की टीचर श्रीमती C.K. दुग्गल, चंद्रकांता दुग्गल जी से मैं आपकी ज़रूर टेलीफ़ोन पर बातचीत करवाऊंगा। और थोड़े दिन पहले उनसे टेलीफ़ोन पर मेरी बात हुई थी, तो वो मुझे कहने लगी कि मैंने उनको बताया कि जी हम फ्राइडे को फ्राइडा कहते हैं, और ट्यूसडे को हम चूसड़ा कहते हैं, और संडे को हम संडा कहते हैं, डोर को हम डोरा कहते हैं, बिंडे भी कहते हैं, ऑरेंज को हम रिंजा कहते हैं। तो वो काफ़ी देर तक सुनती रहीं, चुप रहीं, क्या बोलती, क्योंकि नालायकी और जहालत से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया।
सारी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। इतनी मेहनत उन्होंने हमारे ऊपर की और हम खुद जाहिलों के बीच में आकर बैठ गए। और आज हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, ऐसी ऑरेंज को रिंजा कहते हैं। सुनती रहीं और फिर बोली, इसका मतलब है कि सारे नलायक इंग्लैंड जाके इकट्ठे हो गए। और उसके बाद कुछ नहीं बोली और फ़ोन बंद कर दिया। आप अपने माँ बाप को अगर बताएं कि हम इस तरह से मेहनत मजदूरियाँ करते हैं तो वो खुश नहीं होंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वाइट कॉलर जॉब, हम तैयार हुए, सोने बने, हमारी टाई लगी हो, कुर्सी पर हम ऑफिस में बैठे, इसके लिए हमारे माँ बाप ने ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। और इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है कि मैं कई डॉक्टरों को जानता हूँ जो कि अपनी डॉक्टरी और डेंटिस्ट्री छोड़कर बिल्डर बन गए। बिल्डर हैं जी, बिल्डिंग के काम में बहुत मेहनत है, बहुत पैसा है, लेकिन मैं पढ़े लिखों के तरीके से कह रहा हूँ कि वो वाइट कॉलर जॉब नहीं है। एक डेंटिस्ट था, बेचारा गरीब, मुझे उस पर बहुत तरस आता था। तो एक दिन वो मुझे एक फाइल दिखाने लगा, कहने लगा, है देख मेरी फ़ोटो, मैं कंध ते चढ़िया सी, मैं गार्डर लगाया सी, ए देख थल्ले इट्टां गिरियां हुई हैं, ए देख चिमनी है। तो मैं उसके मुंह की तरफ देखूं कि हाय 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 कैसा बदनसीब है। इसके माँ बाप ने पता नहीं क्या क्या करके इसको डेंटिस्ट्री कराई होगी, तो ये फिर जाके मिट्टी च वड़ गया। किस्मत का लिखा, ये जो लिखा है ना, ये नहीं बदल सकता। आप जो मर्जी कर लो। सुअर होता है ना, सुअर, उसको आप बनारसी शेरवानी पवाओ, उसके सिर में चमेली का तेल लगाओ, उसको आंखों में सुरमा पवाओ, वो फिर भी तैयार होके दगड़ 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 करता जाएगा और जाके कीचड़ में बैठ जाएगा। वही बात है। बहुत दुख होता है जब हम पढ़ने वाले लोग कई बार अब बात करने को तरस जाते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं कि कई बार इतना अकेलापन का दंश महसूस करना पड़ता है, क्योंकि सेम वेवलेंथ पर जिन लोगों के साथ हम हो सकते हैं वो लोग अब इंग्लैंड में बाहर नहीं आते, वो अंदर ही रहते हैं। सिमी भारद्वाज, डॉक्टर कुलदीप संधू जी और बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि अब गिनती के ही नाम हैं। उनके साथ अगर आप बात करें तो आप किस किताब में से बात कर रहे हैं, किस पोएम के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको पता होती है। बहुत सी बार आदमी बात करता है, 1 घंटे की बातचीत होती है तो सामने वाला कहता है, तो वो कहावत याद आती है कि सारी रात रामायण पढ़ते रहे, सवेरे जो स्टूडेंट था उसने पूछा, अच्छा तो सीता रावण का बाप थी। यही कहानी तो इंग्लैंड में है। लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन्स बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई में आज के बच्चे बहुत ध्यान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से NHS में जाकर, जिस तरह से दूसरी सिविल सर्विसेज में जाकर वो हमारी सेवा करते हैं, मेरा सर जो है फ़ख्र से ऊंचा होता है कि ये लोग हमारे भाई बहनों के और हमारे खुद के बच्चे। हमने क्या किया है वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आइए, अभी प्रोग्राम ख़त्म होने में तो कुछ समय है और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो काम हम ये करते हैं कि आपको कुछ भारत की अखबारों से खबरें पढ़कर सुनाते हैं जो कि आज के समय में आपको जाननी चाहिए। भारत में एक कोर्ट ने कहा है कि हस्बैंड अपनी पत्नी को खाना, कपड़ा खर्च नहीं देना भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन सकता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। ये अखबार आती है इंदौर से, उसका नाम है भास्कर। अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश ने एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि मेंटल
और फिजिकल टॉर्चर भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। भारत में एक पत्नी को 25 लाख एक मुश्त और 15,000 रुपया महीना द्वारा आजीवन दिया जाए, अलग रहकर भी पत्नी की मूलभूत आवश्यकताएं, खाना, कपड़े और खर्चा उपलब्ध नहीं करवाना भी जो है वो घरेलू हिंसा है। बिल्डर और सिविल इंजीनियर महेंद्र पिता हीरालाल राजौरिया को ये आदेश कोर्ट ने उनकी पत्नी द्वारा दायर की गई अपील में दिया है। दरअसल दंपति के बीच कंट्रोवर्सी होने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसका दावा किया गया था और ये जो केस है भारत में एक माइलस्टोन केस है और अब फ्यूचर में इस कोर्ट का हवाला देकर जो बहुत से लोग हैं वो अपने पार्टनर से ले सकेंगे, पार्टनर से जो है खर्चा ले सकेंगे। अभी तक बहुत से लोग बच जाते थे लेकिन अब नहीं बचेंगे। अगली खबर सुनिए कि टॉप पर बैठे लोगों को अब दर्द होगा, जब दर्द होगा तब सारे काम होने लगे। नई दिल्ली में एमसीडी ने अपने डॉक्टरों, दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों, टीचर, सफाई कर्मचारियों आदि के बकाया वेतन और पेंशन के मुद्दे को अब भी गंभीरता से ना लिया तो आने वाले दिनों में उनके पार्षदों और वरिष्ठ अधिकारियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए निगम के उच्च पदाधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं पर गैर जरूरी खर्च को रोके जाने का मन बनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शुरुआत पार्षदों से होगी। जस्टिस विपिन संधि और जस्टिस रेखा पल्ली को बेंच ने इसके लिए तीनों एमसीडी से ऐसे खर्चों का ब्यौरा मांगा है। बेंच ने कहा, हम सोच रहे हैं कि तीनों एमसीडी के गैर जरूरी खर्चों को रोक दें, जिनमें पार्षदों और सीनियर अधिकारियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं शामिल हैं जो भगवान की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ताकि कोरोना महामारी के वक्त उनकी अग्रणी श्रेणी में खड़े कर्मचारी जैसे डॉक्टरों, नर्सों और सफाई कर्मचारियों के वेतन और पेंशनों का भुगतान हो सके। निगम से उनके क्लास 1 और क्लास 2 कर्मियों पर गैर जरूरी खर्च का ब्यौरा मांगते हुए हाई कोर्ट ने कहा, क्या इनमें से कोई अधिकारी है जो अपने बाल भी अपने वेतन से कटवा रहा हो? रोग की शुरुआती पार्षदों को मिलने वाली सुविधाओं से किए जाने की बात कहते हुए बेंच ने एक और टिप्पणी की। उसने कहा, इस वक्त वरिष्ठ अधिकारियों का खर्च की बजाय डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ समेत सभी स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों के वेतन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। हाँ, स्काई चैनल 772 पर इस वक्त आप तहजीब प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि हर फ्राइडे आपकी सेवा में पेश किया जाता है और ये प्रोग्राम दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच होता है। अब अगली खबर की तरफ देखिए जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सब्जी के ठेले के सामने से कार हटाने को कहा तो डॉक्टर ने एक मां बेटे को पिटवाया। फरियादी बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को रात 3 बजे तक थाने में बिठा कर रखा गया। आज भी भारत में ऐसा होता है। इंदौर में भवन कुआं थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर सब्जी का ठेला लगाने वाली औरत और उसके बेटे के साथ एक डॉक्टर के आदेश पर उसके कर्मचारियों ने गुरुवार रात जमकर मारपीट की। ठेला पलट दिया और राजू पर चाकू से वार किया। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने डॉक्टर को छोड़कर केवल एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज जारी किया है। फरियादी राजू ने पुलिस को बताया कि वो आलू प्याज का ठेला लगाता है। शुक्रवार शाम उसके और उसकी मां द्वारिका बाई के साथ सर्वानंद नगर स्थित अनन्या क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अनिल घई के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। वहीं महिला द्वारिका बाई का आरोप है कि गुरुवार रात वो अपने ठेले के पास खड़ी हुई थी और सब्जियों के ऊपर पानी छिड़क रही थी। उसी समय डॉक्टर घई अपने सर्वानंद नगर स्थित क्लिनिक पर पहुंचा। वहां उसने अपनी कार ठेले के सामने लगा दी।
इस पर आपत्ति करते हुए द्वारिकाबाई सब्जी वाली ने डॉक्टर घई के से कार साइड पर लगाने को कहा तो वो भड़क गया और क्लिनिक में जाकर वहाँ से अपने 4 कर्मचारियों को भेजकर द्वारिकाबाई और उसके बेटे को जमकर पिटवाया और उसका ठेला पलट दिया और सब्जियों को पैरों से कुचल दिया। मारपीट में द्वारिकाबाई के बेटे राजू का हाथ टूट गया और सीरियस चोटें आईं। मामले की शिकायत करने भंवरकुआं स्थित पुलिस थाने पहुंची तो मां बेटे को काफ़ी देर तक बिठाए रखा गया। पुलिस ने पहले राजीनामा करने का दबाव बनाया, लेकिन थाने पर भीड़ जमा होने के बाद पुलिस ने डॉक्टर घई के कर्मचारी यश के खिलाफ मामूली धाराओं में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया। जबकि पीड़िता मां बेटे को पुलिस ने रात 3 दिन तक थाने में बिठाई रखा। 3 बजे तक मामले में पुलिस ने डॉक्टर घई और अन्य आरोपियों की रिपोर्ट तक भी दर्ज नहीं किया। हाय, स्काई चैनल 772 पर मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपको सुनाया करूं और उसी की मैं कोशिश कर रहा हूं। और आज आपसे बातचीत मैं नहीं कर रहा हूं, आप ये ना सोचना कि मैं आपसे नाराज़ हूं। बस मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाऊं जो सुनकर सारे हफ्ते आपका दिल लगा रहे, क्योंकि पूरे हफ्ते के बाद ही तो हमारी मुलाकात होती है। उसके बाद जो चले जाते हैं हम उनकी बातें सारी उम्र करते रहते हैं। ये एक पुरानी कहावत है। तो आप हफ्ते भर इस प्रोग्राम की बातचीत किया करें और फिर मेरे फेसबुक पर आया करें, वहाँ पर बातें लिखा करें और अपने यंगर जनरेशन के जो लोग हैं आप उनको भी कहें कि मुझसे वहाँ पर दोस्ती करें, क्योंकि आपने तो जो करना था वो कर लिया है। अब आगे की जनरेशन्स का वक्त है और समय के साथ साथ मैंने खुद को बदला है और अभी पंजाबी बोलना तो शुरू नहीं किया है, लेकिन एक दिन आ जाएगा कि वो भी मैं आपके सामने बोला करूँगा। अब प्रोग्राम के समय समाप्त होता जा रहा है, घड़ी बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गई है और मैं अगले हफ्ते मिलने का आपसे वादा करता हूँ, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे बिटवीन 1 and 2 होगा। और आपसे ये कहूँगा कि आपके जो भारत में और दूसरे एरियाज़ में देशों में लोग रहते हैं, फ्रेंड्स आपके, आप उनको कहें कि आप इस प्रोग्राम को और काशी टीवी को देखा करें। अब आप सबके प्रोग्राम को देखने के लिए थैंक यू करते हुए और मोमी जी का भी थैंक यू करते हुए अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हुए, जय गुरुदेव।